एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। आज हम करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, उसकी थ्योरीज नहीं पढ़ी हैं, उसके बारे में नहीं जाना है, तो आप चैनल पे जाकर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियो देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज़ नॉट शोन बाय मेटल्स। अगर हम मेटल्स की बात करें तो डेफिनेटली वो सोनरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, उसमें डक्टिलिटी भी होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू वायर। पर मेटल कभी भी डल नहीं होते, मेटल्स हमेशा शाइन करते हैं। तो दिस विल बी योर ऑप्शन। और जब भी आपके पेपर में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो नॉट को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग नॉट भूल जाते हैं और उसकी जगह हम ऑप्शन को कुछ भी टिक कराते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू ड्रॉ इनटू द वायर। अभी बताया मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट जो रहेगा, एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबली फॉर द सेम। क्यों ये यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम को? तो अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी की बात यहाँ पर अगर हम नहीं करें तो ठीक है। तो अगर हम बात करें क्यों इसको फॉइल पेपर में रैप किया जाता है, अच्छा ठीक है, इधर मेल्टिंग पॉइंट हाई है ये मान लेते हैं, और थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट को पकड़ के रखने की इसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है, तो हम कहेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड थर्मल कंडक्टिविटी। दोनों ही आंसर्स जो होंगे वो ठीक रहेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ये ना कुछ एक्सेप्शंस मैंने स्पेशली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में करवाई हैं कि कौन सा ऐसा है जो रिएक्ट नहीं करता। तो ये याद रखना, आयरन जो है वो ना ही ठंडे पानी के साथ ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। जब आप आयरन की अभी बताया ना ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा ना गर्म पानी से, स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, तो वो हमेशा बनाएगा फेरस ऑक्साइड Fe3O4, राइट। सिक्स की क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज़ ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम को आप पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा इसके अंदर, राइट, ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके जी, तो अब ये बन गया बेस हमारा। और अगर हम इसकी बात करें तो इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेफिनेटली बबल्स बन जाएंगे कैल्शियम के, ठीक है। और वायलेंटली, लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ज़्यादा वायलेंटली नहीं करेगा, लेस वायलेंटली करेगा। तो दोनों ऑप्शंस ठीक रहेंगे। दोनों ऑप्शंस हमारे हैं डी वाले ऑप्शन के अंदर, तो सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। सेवेंथ क्वेश्चन ये कहता है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द गिवन एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। आपको पता है नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या नहीं करता है, अगर हम सेवन की बात करें, नाइट्रिक एसिड जो होता है H2 गैस नहीं प्रोड्यूस करता है, वो सीधा वाटर बना देता है, ठीक है। तो अगर हम मेटल की, यानी मान लीजिए कोई भी मेटल ले लीजिए, Na की HNO3 के साथ रिएक्शन कराए तो H2 गैस नहीं निकलती है, वाटर रिलीज हो जाता है। तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन, HNO3 इज़ द आंसर। एक्वारीजिया यूज़ किया जाता है अगर आपके पास कोई गोल्ड है, उसकी चमक वापस लेके आनी है, तो 3:1 ये सब ठीक है। पर इसमें HCl होता है 3 पार्ट और HNO3 होता है 1 पार्ट। तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, 8th A ऑप्शन इज़ करेक्ट। आज हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो आपका ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ तो HCl की बात करें और CCl4, ये दोनों आयनिक नहीं है, बट ये आयनिक है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये दोनों तो आयोनिक है, बाकी HCl और CCl4 आयोनिक कंपाउंड्स नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स पानी में सॉल्यूबल होते हैं क्या? अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट नहीं होती, हमेशा मोल्टन स्टेट के अंदर ही आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी होती है।
अगर आप उसमें पिघाल दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। 11th क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट इन नेचर। नेचर में जैसा है वैसा का वैसा ही आपको मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन रहेगा आपका सिल्वर एंड गोल्ड, राइट जी। सिल्वर एंड गोल्ड जो रहते हैं वो हमारे जैसे नेचर में है वैसे ही आपको मिल जाएंगे, राइट। 12 क्वेश्चन है, मेटल्स आर रिफाइंड। मेटल्स को रिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर। हम इलेक्ट्रिसिटी देकर मेटल्स को रिफाइन कर लेते हैं। तो अगर हम 12th की बात करें तो कौन सा मेटल यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है जी। तो कौन सा मेटल यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे हम सोडियम और पोटाशियम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स पता ही आपको, एयर के अंदर आते ही क्या हो जाते हैं, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड की लेयर जो होती है उसके ऊपर बन जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था जो केमिकल रिएक्शंस की थी। गैल्वेनाइजेशन हमेशा किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। स्टेनलेस स्टील हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। स्टेनलेस स्टील किस स्टील का मिक्सचर है, तो निकल एंड क्रोमियम। इंपॉर्टेंट, निकल एंड क्रोमियम का मिक्सचर है, यानी अलॉय है निकल एंड क्रोमियम का। अगर कॉपर को ओपनली रख दे तो वो जल्दी अपनी जो शाइन है वो खो देगा और ग्रीन कोटिंग पा लेगा। तो ग्रीन कोटिंग को क्या बोलते हैं, तो ग्रीन कोटिंग होता है आपका कॉपर कार्बोनेट, ठीक है जी। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, बट कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, ये वेरी इजी क्वेश्चन रह गया आपके लिए। मर्करी। विच ऑफ द गिवन मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से आप कौन से मेटल्स को पा सकते हैं, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस से, अभी मैंने बताया हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ए एंड बी ये हाईली रिएक्टिव है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। चमक नहीं होती है, बट कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है, दैट इज़ आयोडीन, ठीक है जी। 28th क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द गिवन 4 मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 मेटल्स। भाई जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी सिल्वर की, यस, जो सिल्वर जो रहेगा ये बाकी 3 मेटल्स को क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा बाकी 3 मेटल से, राइट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव में आता है। अगर मैं बात करूँ HCl HNO3 और 2 ml HCl और HNO3 है, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है HCl और HNO3 का 3:1 में हम यूज़ कर रहे हैं उसे, तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है A टेस्ट ट्यूब में और B टेस्ट ट्यूब में, बट द मेटल गेट डिजॉल्व, बट मेटल डिजॉल्व हो रहा है। वही आपने गोल्ड बैंगल्स वाली कहानी सुनी है ना, क्वेश्चन था कि गोल्ड बैंगल्स को एक गोल्ड स्मिथ था, वो गली गली घूम रहा था गोल्ड बैंगल्स को चमकाने के लिए। तो जब किसी लेडी ने उसे गोल्ड बैंगल दिए तो उस गोल्ड तो चमक गया, यानी उसकी पॉलिश तो बरकरार आ गई, बट कुछ गोल्ड था वो घुल गया। तो ये जो एक्वा रिजिया सॉल्यूशन था इसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि गोल्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो AU विल बी द राइट आंसर। अलॉय क्या है, इट इज़ अ एलिमेंट, इट्स अ कंपाउंड, इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर या हेट्रोजेनस मिक्सचर। डेफिनेटली इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है जी, एक होमोजेनस मिक्सचर है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ किया जाता है सेल, तो उसके लिए होता है CND नेगेटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड, राइट। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, अगर जिंक की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वो कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि कैथोड क्या होता है नेगेटिव और एनोड क्या होता है पॉजिटिव, और जिंक क्या है मेटल, तो मेटल के पास पॉजिटिव साइन होता है तो वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। एन एलिमेंट A इज़ सॉफ्ट, और उसे नाइफ से भी काट सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा विग्रसली पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो डेफिनेटली सोडियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सोडियम पोटाशियम, इसे हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं। अलॉयज जो रहेंगे होमोजेनस है, मेटल विद द नॉन मेटल, विच अमंग द अलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। किन में से जो अलॉय बन रहा है उसमें हम नॉन मेटल डालते हैं, स्टील के अंदर हम नॉन मेटल डालते हैं, राइट। स्टील जो रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। निकल एंड क्रोमियम, विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मैग्नीशियम मेटल को लेके, तो मैग्नीशियम मेटल जो रहता है इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर
टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो है ये आपकी इनकरेक्ट रहने वाली है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाइट फ्लेम देता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ये भी ठीक है हाइड्रोजन गैस, और ये भी ठीक है कि वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, पर वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। विच अमंग द गिवन अलॉय कंटेन्स मर्करी, किसमें मर्करी होता है, तो डेफिनेटली किसमें मर्करी होगा, मर्करी होगा अमालगम में। जहाँ पर भी अमालगम पढ़ो वहाँ मर्करी लगा देना। 29th, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक्स और वाई की रिएक्शन हुई, जेड बन गया। एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और वाई ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन कर लिया, ठीक है। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी इज़ नॉट शोन, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो की गई है, हाँ इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं दी गई है कि इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनके पास हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, ठीक है। नॉट शोन बाय जेड की बात करिए यहाँ पे, तो जेड के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है भाई, अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखी है उसकी भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। 28 की बात करें तो 10 हो गया, 287 की बात करें तो 17 हो गया, 282 की बात करें तो 12। मैग्नीशियम, राइट, क्लोरीन, और ये हो जाएगा नियॉन, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि बताइए जी विच ऑफ द गिवन इज़ करेक्ट। एक्स इज़ अ मेटल, सोच के देख लीजिएगा 30th का क्या रहेगा हमारा, ठीक है। इज़ अ करेक्ट, एक्स इज़ अ मेटल, नो एक्स इज़ नॉट अ मेटल। वाई इज़ अ मेटल, नो क्लोरीन इज़ नॉट अ मेटल, इट्स अ नॉन मेटल। जेड इज़ अ नॉन मेटल, no, Z is a metal, so this will be correct. Y is a non-metal, yes definitely Y is a non-metal and Z is a metal. All the metal form basic oxide, which of the given metal form an amphoteric। amphoteric oxides वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स दोनों के दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। तो 31st का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2O3। जनरली नॉन मेटल्स आर द नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर इनमें से कौन सा है जो अच्छा कंडक्टर है, दैट इज़ योर ग्रेफाइट, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर एक कोटिंग होती है, ये जो कोटिंग होती है वो पीवीसी की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज़ अ लिक्विड, अगर हम बात करें लिक्विड एलिमेंट की तो ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गो केमिकल रिएक्शन, किसकी केमिकल रिएक्शन होगी, तो हमेशा CuSO4 होगी, पूछा है ना, हाँ जी। CuSO4 को डिस्प्लेस कर देगा Fe, तो वो बन जाएगा FeSO4। अब आप सोचेंगे कि बाकी की क्यों नहीं होगी, क्योंकि बच्चे आयरन जो है वो क्या है, कम लेस रिएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर जो ज़्यादा, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, देखो ये किस तरीके से हम करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी चेक कर लीजिएगा। केदारनाथ का, जस्ट गिव मी अ मिनट, केदारनाथ का माली आलू, हम इस तरीके से ना रिएक्टिविटी सीरीज़ को हमने लर्न किया हुआ है। फीके से पकाता है को छोड़ दो अभी आप, तो आप यहाँ देखो कि आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो वो मैग्नीशियम को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ये उससे कम है, तो इस तरीके से ये है, तो ये नहीं होगी। जिंक की बात करें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी नहीं होगी। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये भी नहीं होगी, सिर्फ ये कॉपर वाली रिएक्शन हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये आयरन के बाद कॉपर आएगा, ठीक है, मतलब इसके आगे कॉपर आएगा। विच ऑफ द गिवन मेटल्स इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की तो आयरन प्रेजेंट होता है। An element react with oxygen to give a compound with a high melting point. The compound is soluble in water. पानी में soluble है, तो ऐसा कौन सा है जो पानी में soluble है, that is iron। आपको पता है आयरन को जंग लग जाती है, ठीक है, और वो पानी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, ज़्यादा है। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, अगर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात करें, मेटल पूछा है इन्होंने, ठीक है, गैस वगैरह नहीं पूछी है, तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल रहेगा आपका आयरन। अलॉय जिंक और कॉपर को अगर आप HCl में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, या तो जिंक का अलॉय हो या कॉपर का अलॉय हो, और HCl में डिज़ोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो हाइड्रोजन गैस होगी इन दिस एवोल्यूशन ऑफ गैस ओनली जिंक रिएक्ट विद HCl, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है जी। और ग्रीनिश कोटिंग कॉपर के ऊपर लग जाती है, अभी बताया था, कॉपर कार्बोनेट जो होगा वो आंसर ठीक हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन,
जंग लग जाना लोहे को, तो वो क्यों लगता है जंग? क्योंकि किस में लगता है? क्या ऑर्डिनरी पानी में लगता है, डिस्टिल्ड पानी? भाई जंग किसी में भी लग सकता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी और डिस्टिल्ड वाटर की कोई भी पानी हो, आयरन को जंग लग ही जाएगा। ब्रॉन्ज के जो मेडल्स दिए जाते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कॉपर और टिन के बने होते हैं। टीएन तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो कॉपर और टिन के ब्रॉन्ज मेडल्स बने होते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स को ज़्यादा टाइम तक हवा में रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर होगा सिल्वर सल्फाइड। दिस वन, सिल्वर सल्फाइड इज़ द राइट आंसर। स्मेल्टिंग के दौरान एक एडिशनल सब्सटेंस जो है वो ऐड किया जाता है विच कंबाइंस विद द इम्प्योरिटी, ताकि वो इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन कर जाए और एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट बना दे, विच इज़ कॉल्ड स्लैग, राइट। गैंग्यू तो वो रहता है जो बचा हुआ इम्प्योरिटीज़ लास्ट में रह जाती है जब हम रिफाइनिंग करते हैं, वो गैंग्यू रहता है। मड तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी। अ स्टूडेंट प्लेस इन आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट, लेट सपोज दिस इज कॉपर सल्फेट, इसमें उसने आयरन डाल दिया। ही ऑब्जर्व द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन, अब उसने नेल के ऊपर आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग देखी, तो वो ये पूछ रहा है कि ही ऑब्जर्व द रेडिश ब्राउन कोटिंग द आयरन नेल विच इज़, किस में उसे कैसे दिखाई देगी? तो वो दिखेगी रफ़ एंड ग्रैन्युलर, यानी आयरन नेल अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है या ये देखी है एक्टिविटी, तो जो आयरन नेल होगी वो रफ़ और ग्रैन्युल दिखाई देगी। नेक्स्ट जो है, विच अमंग द गिवन अलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, किन में से ऐसा एक नॉन मेटल रहेगा? तो नॉन मेटल रहने वाला है अमालगम के अंदर, राइट। अमालगम में एक नॉन मेटल रहता है। 47th ये कहता है कि एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज़ केप्ट मोस्टली इन द फ्रेश प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, यानी FeSO4 की आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? FeSO4 प्लस एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है जी। तो एल्यूमिनियम सल्फेट आपको मिल जाएगा, यानी ग्रीन सॉल्यूशन जल्दी जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं पता था ये तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के दौरान कौन सा आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे? दैट इज़ एल्यूमिनियम, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ मेटल एटम, लास्ट में कितने होंगे? 1 2 3, ठीक है। आप कोई भी उठा लीजिए, सोडियम उठा ले, सोडियम के लास्ट में होता है 281, मैग्नीशियम ले ले, लास्ट में होगा 282, यानी 1 से लेकर 2 तक ही लास्ट शेल में होगा। और कोई उठा के देखें, लेट सपोज एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 283, तो लास्ट शेल में 1 2 3 होगा। 5 2 8 किस में होता है? नॉन मेटल्स में, याद रखिएगा। और 1 2 3 किस में होता है? मेटल्स में होता है। और जो 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, कार्बन, ठीक है, उनके अंदर 4 वैलेंसी होती है, लास्ट शेल में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, क्यों भाई क्यों यूज़ किया जाता है? तो वही सेम चीज़ आ गई, क्योंकि ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, हीट को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तभी तो एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं ना, ताकि उसके, वैसे कहते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, बट उनमें अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, काफ़ी टाइम तक खाना गर्म रहता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता है वो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।